तो स्वागत है पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखें, हम जो है वो आज जीके जीएस जो है वो शुरू करेंगे। और एसएससी सीजीएल हैं, देखें सीपीओ हो, 10+2 सीएचएसएल, तो इन सब में जो है वो देखें जीके के सब्जेक्ट लगभग सेम है, बस क्वेश्चंस के जो है वो लेवल का अंतर है। तो सब्जेक्ट देखें हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जो एसएससी के लिए कवर करेंगे, जो एसएससी पूछती है। देखिए, एसएससी का जो है वो कोई भी प्री डिटरमाइंड सिलेबस नहीं है, एसएससी का पूर्व निर्धारित जो है वो सिलेबस है नहीं। तो जो भी एसएससी ने पिछले 5-6 साल में जो पेपर्स लिए हैं, तो उसके जो है वो सारे पेपर्स को जो है वो देख करके ये एक लगभग अनुमान है कि देखें ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पर जो है वो देखें आप 25 में से लगभग 80 to 90% पेपर करने की स्थिति में हो जाते हैं। मतलब 20 से 22 प्रश्न जो है वो आप हल आसानी से जो है वो कर लेंगे, और वही लक्ष्य है। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 25 क्वेश्चन में से, तो वो एक अच्छी स्थिति है। तो कौन से विषय यहाँ पर पढ़ेंगे जो यहाँ पर आपको पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम जो है वो सीधा सब्जेक्ट पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। तो देखें, एक सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, तो भाषा की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो इस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लगते हैं। अब मान करके चलें, देखें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीजीएल में, सीपीओ में, 10+2 में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी के एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस विषय को जो है वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे, भारत का संविधान। फिर यहाँ पर जो आपको दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के जो है वो बड़े बेसिक जो है वो प्रश्न लगते हैं, बैंकिंग सेक्टर से, शेयर मार्केट से, बजट से। जैसे इस साल 2022 जो सीजीएल वगैरह था, तो उसमें भी जो है वो बजट से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे थे, बजट के स्ट्रक्चर से जो है वो प्रश्न पूछे थे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से जो है वो क्वेश्चंस लगते हैं, प्रश्न लगते हैं। तो इसके जो है वो देखें, मान के चलें आपकी 2 से 3 प्रश्न आपको इकोनॉमी के मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर के अंदर। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपन अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो अपन सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, भूगोल। देखें, ज्योग्राफी इंडिया, ज्योग्राफी वर्ल्ड, भारत और विश्व। तो ज्योग्राफी देखें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक फिजियोग्राफी, कि जैसे इंडियन फिजियोग्राफी, भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश वगैरह हैं, जिसमें बेसिक इंडिया के ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, नदियाँ हो गए, पहाड़ हो गए, हिमालय हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए। और वैसे ही जो है वो देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो है वो फिजियोग्राफिक फैक्ट्स, कि कॉन्टिनेंट वाइज फैक्ट्स, कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इनके बारे में जो है वो सारे तथ्य अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखें, ज्योग्राफी के जो है वो आप मान करके चलें कि 2 क्वेश्चन के आसपास लगते ही लगते हैं, जिसमें एक अमूमन जो है वो भारत की नदियाँ या भारत की जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर लगेगा, जिसमें एसएससी फिक्स है नदियों के ऊपर जो है वो देखें अमूमन सवाल पूछती है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है वो एकाधिक क्वेश्चन लगने की जो है वो संभावना होती है। तो यहाँ पर देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है वो अपन पढ़ेंगे, इंडिया और वर्ल्ड 2 पार्ट में जो है वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया और वर्ल्ड 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड करके। फिर इसके बाद देखें, अगला सब्जेक्ट जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो है देखें हिस्ट्री, इतिहास। देखें, हिस्ट्री को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। एक पार्ट अपन पढ़ेंगे देखें एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको अपन कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा अपन पार्ट पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और देखें, अमूमन प्रश्न जो बनते हैं
वो मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो ज़्यादा बनते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कम है। हालांकि ठीक है, पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। कई बार इक्का दुक्का सवाल जो है वो लगते भी हैं। तो अपनी प्रायोरिटी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर रहेगी, लेकिन एंशंट और जो है वो मिडाइवल को भी जो है वो अच्छे से कवर किया जाएगा। अपन इतना पढ़ लेंगे एसएससी में कि आप जो है वो आसानी से जो है वो प्रश्न हल कर लेंगे। और देखिए बड़े बेसिक सिंपल सवाल आते हैं हिस्ट्री से। एसएससी बिल्कुल भी कतई जो है वो घुमा फिरा करके जो है वो सवाल नहीं पूछती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो गांधी जी के ऊपर हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो, ब्रिटिशर्स की जो है वो पॉलिसीज़ हो, इनके ऊपर सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और एंशंट हिस्ट्री में भी सल्तनत टाइम पीरियड हो, मुगल टाइम पीरियड हो, आर्किटेक्चर हो, किताबें हो, मिडाइवल में उसमें से सवाल लगते हैं। एंशंट के अंदर जो है वो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक टाइम पीरियड। तो एकदम जनरल क्वेश्चन लगता है, बेसिक क्वेश्चन लगता है। देखें कतई एसएससी जो है वो बहुत घुमा फिरा करके सवाल नहीं आती है। तो अपन ये तीनों सब्जेक्ट भी यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। और हिस्ट्री के जो है वो देखें, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करें तो इसके भी मान करके चलो आप 2 से 3 सवाल आपको 25 में से जो है वो मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद देखें जो सब्जेक्ट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, अगला 5वां सब्जेक्ट साइंस, लाइफ साइंस लिख देते हैं, जीव विज्ञान। देखें लाइफ साइंस के अंदर जो है वो पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है वो अपन पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, ग्रंथियां वगैरह हो गई, बीमारियां हो गई, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आनुवांशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीजेज हो गई, भारत सरकार के जो है वो प्रोजेक्ट हो गए। तो लाइफ साइंस इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है वो पढ़ा जाएगा। और इसमें से भी देखें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एसएससी साइंस के पूछती है। अब देखें ये मैं एक पिछले 5-6 साल के पेपर्स का एक लमसम अनुमान बता रहा हूँ। ये अप्रोक्स है कि इन सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो ये एकदम ऐसा नहीं है कि 100% मैं जो बता रहा हूँ यही आएंगे, पर ये प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उनका एक एवरेज, एक अनुमान जो है वो ये निकल करके आता है कि इतने इतने प्रश्न जो है वो लगते हैं। फिर देखें एक सब्जेक्ट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, जो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा, पर्यावरण। देखें अभी वर्तमान में पर्यावरण विषय से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो देखें अभी ग्लोबली जो है वो चर्चा में, हर जगह जो है वो इन्वायरमेंट सेंट्रल इशू जो है वो होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मीटिंग होती है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस की जो है वो बैठकें वगैरह होती है, तो उसमें इन्वायरमेंट जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है कि कैसे जो है वो अभी अर्थ जो है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं प्रदूषण है, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो आज खतरा है, जंगल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, कई जानवरों की स्पीशीज, प्रजातियां वगैरह जो है वो ख़त्म हो रही है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है वो, तो इन्वायरमेंट को क्या थ्रेट उत्पन्न हो रहे हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यही सब्जेक्ट है देखें, इन्वायरमेंट साइंस। हिस्ट्री के अंदर जो है वो एशियन, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी में इंडिया और जो है वो वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बात करें तो देखें एक आर्ट एंड कल्चर भी ले लेते हैं अपन, आर्ट एंड कल्चर। इसमें से भी जो है वो एसएससी सवाल पूछती है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंडिया के डांस फॉर्म्स वगैरह हो गए, रीजनल डांस हो गए, फोक डांस हो गए, ट्राइब्स के जो है वो नाम हो गए, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में जो है वो हो गया कि किस एरिया के जो है वो किस प्रोडक्ट को या किस कल्चर को जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेटर में शामिल किया गया है। तो ये एक आर्ट एंड कल्चर है। तो इसमें भी जो है वो अपन एंड में फोक डांसेस वगैरह और कल्चर्स वगैरह और ट्रेडिशंस वगैरह और जो है वो जनजातियाँ वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखें ये वो विषय है या ये वो टॉपिक है जो अपन एसएससी में पढ़ेंगे, क्योंकि देखें एसएससी का एक प्री डिटरमाइंड सिलेबस जैसा कि बताया है नहीं। तो ये एक अप्रोक्स है कि अनुमान है कि देखें यही सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। और एक करंट का सेक्शन रहता है। देखें लास्ट अगर अपन बात करें तो करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर्स में से भी जो है वो कई बार सीधे सीधे सवाल लगते हैं। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं जो जीके के अंदर पढ़े जाते हैं एसएससी के लिए। और अगर इन 8 सब्जेक्ट के ऊपर, हालांकि 8 सब्जेक्ट में देखेंगे कई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी के जो है वो 2 सब्जेक्ट हो गए, तो ये लगभग जो ये 10-12 सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट के ऊपर अगर पकड़ बन जाए
तो आराम से देखें 25 में से लगभग 22-21 क्वेश्चन करने की स्थिति में जो है वो स्टूडेंट आ जाते हैं, और जो कि अच्छा स्कोर होता है। देखें जीके में अगर 25 में से 22 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस या 19 क्वेश्चंस विदाउट नेगेटिव होते हैं तो एक शानदार स्कोर है। और इजी पेपर आ जाए तो बात अलग है, ठीक है, तो हो सकता है कि 25 में से 25 सही हो जाए। पर अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि देखें तैयारी का वो स्तर हो कि चाहे पेपर मॉडरेट हो, चाहे पेपर जो है वो टफ हो, चाहे पेपर टफेस्ट हो, जीके का चाहे कोई भी स्तर हो, कि ये सब्जेक्ट इतने पकड़ होने चाहिए कि जो है वो अपने लगभग 18-20 क्वेश्चन जो है वो हमेशा करने की स्थिति में वही हो। तो देखें शुरुआत करेंगे अपन आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। देखें चूँकि संविधान के वेटेज ज़्यादा है, संविधान के नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो अपन, और लंबा सब्जेक्ट भी है, तो अपन शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। देखें कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जब एकदम बेसिक से पढ़ते हैं तो संविधान को 2 पार्ट में ब्रेक करके जो है वो अपन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पार्ट रहेगा अपना भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और पार्ट 2 रहेगा अपना मूल संविधान, मूल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। देखें कॉन्स्टिट्यूशन को अपन 2 पार्ट में ब्रेक करके जो है वो पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में अपना जो है वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे भारत का जो है वो संविधान बना, किन किन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा, किस डेट को, किस तारीख को क्या घटनाक्रम जो है वो रहा। तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी भारत का संविधान बनने की, और अंततः 26 जनवरी 1950 को जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। तो भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो अपने चैप्टर 1 में रहेगी। और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, 3 चीज़ें हैं जो आगे अपन पढ़ेंगे। आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं और अनुसूचियाँ हैं। तो इनको डिटेल में जो है वो एक एक करके अपन जो है वो पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है। तो देखिए चैप्टर 1 जो हमारी शुरुआत रहेगी वो रहेगी भारत का संवैधानिक विकास। अब देखें ये एकदम बेसिक से जो है वो देखें यहाँ से पढ़ा जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, देखिए इसकी शुरुआत होती है 1935। 1935 में कांग्रेस पार्टी थी। देखिए कांग्रेस जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था अंग्रेज़ों के साथ में, तो कांग्रेस जो है वो उस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल हुआ करता था वो कांग्रेस हुआ करता था। तो कांग्रेस ने 1935 में अंग्रेज़ों से डिमांड की संविधान सभा की। कांग्रेस ने ये कहा अंग्रेज़ों से कि एक संविधान सभा बने, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन 1935 कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज रिजेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। देखिए ये बेसिकली कांग्रेस डिमांड ये कर रही है कि एक संविधान सभा बने, उस संविधान सभा के अंदर जो है वो सभी सदस्य भारतीय जो है वो होंगे, और ये संविधान सभा भारत देश के लिए संविधान का क्या करेगी, निर्माण जो है वो करेगी। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बना दिया जाएगा, तो फिर भारत देश उस संविधान के हिसाब से चलेगा, और गोरे लोग जो है वो ये देश छोड़ करके चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से जो है वो चले जाएंगे। तो ये बेसिकली देखें कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की है, और अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। और यहीं पर देखें एसएससी अपना पहला प्रश्न पूछती है कि व्हेन कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई। तो ईयर याद रखिएगा, 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की पहली बार मांग जो है वो की। अब इसके बाद देखें आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, फिर ईयर आता है देखें 1940। अब 1940 आते आते देखें कांग्रेस वापस जो है वो संविधान सभा की मांग को जो है वो तेज़ करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को जो है वो तेज़ करती है। और चूंकि देखें 1939 से
1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, द्वितीय विश्व युद्ध। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें अपने सिलेबस में नहीं है, एसएससी के जो है वो सिलेबस में सेगमेंट के अंदर जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ से प्रश्न नहीं लगते हैं। आप इतना याद रखें 1939 से 1945 का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड खुद शामिल है और यूरोप के अंदर जो है वो ये वॉर हो रही है। तो देखें 1940 के अंदर जब कांग्रेस वापस अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, एक दबाव जो है वो बनाती है कि संविधान सभा बनाई जाए, तो देखें उस समय इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइस रॉय, देखें इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, वाइस रॉय ऑब्लिक गवर्नर जनरल, वो हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इंग्लिश में लिखेंगे लिनलिथगो। तो देखें 1940 के अंदर जब वापस कांग्रेस अंग्रेज़ों के ऊपर संविधान सभा की मांग को लेकर के प्रेशर क्रिएट करती है, डिमांड जो है वो करती है, तो उस समय भारत के देखें गवर्नर जनरल वाइस रॉय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इनके द्वारा देखें एक डॉक्यूमेंट लाया गया और ये डॉक्यूमेंट आया था देखें 8 अगस्त 1940 को, जिसको कहते हैं ऑगस्ट मोशन। ऑगस्ट मोशन, अगस्त प्रस्ताव। देखें ये बहुत पूछा जाता है एसएससी के द्वारा कि अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब आया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, 10+2 सीएचएसएल के अंदर कि अगस्त प्रस्ताव कब आया। तो देखें आपको डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1940 को जो है वो ये प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? उस समय के गवर्नर जनरल वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है वो लाया गया। और देखें इस प्रस्ताव के अंदर क्या था, इस प्रस्ताव के अंदर 2 बातें जो है वो लिनलिथगो के द्वारा जो है वो कही गई। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि देखें इसमें ये जो संविधान सभा की मांग थी, संविधान सभा की जो मांग थी उसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इन दिस मोशन ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगस्त प्रस्ताव के अंदर अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। और ये भी कई बार जो है वो पूछा जाता है, देखें कि पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को जो है वो कब स्वीकार किया। तो अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में जो है वो स्वीकार किया। तो एक तो ये याद रखना है, देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट की जाती है 1940 में। दूसरी बात, इसमें एक बात ये कही जाती है कि देखें संविधान सभा बनेगी तो सही कि हम बना देंगे संविधान सभा, उसमें सब मेंबर इंडियंस वगैरह जो है वो होंगे और आप लोग अपना संविधान बना लेना, लेकिन संविधान बनेगा, संविधान सभा जो है वो बनेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। तो इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए का मतलब है देखें संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लिनलिथगो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम संविधान सभा बना देंगे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और एसएससी इसके ऊपर देखें 3 प्रश्न बनेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला, अगस्त प्रस्ताव कब आया? ऑप्शन होंगे 8 अगस्त 1939, जैसा कि पूछा एसएससी ने, 8 अगस्त 40, 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942। तो आप टिक कर देना 8 अगस्त 1940। दूसरा सवाल इसके ऊपर बनेगा कि बताइए अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस गवर्नर जनरल वाइस रॉय से? ऑगस्ट मोशन इज रिलेटेड टू विच गवर्नर जनरल वाइस रॉय? 4 ऑप्शन दे देंगे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो टिक करना है। और तीसरा सवाल बनेगा कि व्हेन ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस वर्ष अंग्रेज़ों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया? तो टिक करना है 1940, 8 अगस्त। तो ये अंग्रेज़ों ने जो है वो देखें संविधान सभा की मांग वगैरह स्वीकार कर ली और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ता है।
अब 1942 आते आते देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जो है वो शिखर पर था, चरम पर था, ठीक है। और 1942 आते आते कांग्रेस दोबारा संविधान सभा की मांग को जो है वो तेज करती है। ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है वो ये दबाव बनाया जाता है अंग्रेज़ हुकूमत के ऊपर कि वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो है वो करें। अब इंडिया के अंदर देखें जब वापस संविधान सभा की मांग तेज़ होती है और जो है वो हालात बिगड़ते हैं, लोग जो है वो कांग्रेस मूवमेंट शुरू करती है, दबाव बनाना शुरू करती है। तो हालात को संभालने के लिए देखें एक व्यक्ति को भारत भेजा जाता है जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड, और देखें ये जो क्रिप्स भाई साहब आए थे इसी को कहते हैं क्रिप्स मिशन। और देखें एसएससी ने लगभग ये 30-40 बार सवाल जो है वो पूछ लिया होगा रिपीटेड मोड पर। और भी एसएससी के अलावा भी देखें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि बताइए क्रिप्स मिशन कब भारत आया। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे जो कि आपके पास में होने चाहिए तो उसमें आप ये प्रश्न देखिएगा, आपको खूब बार जो है वो ये प्रश्न मिलेगा कि क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया, व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। ऑप्शन होंगे 1939, 40, 41, 42 या 40, 41, 42, 43। तो टिक करना है 1942। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने आकर के देखें कोई नई बात नहीं कही, इसने भी यही कहा कि हम संविधान सभा बना देंगे, संविधान सभा में सारे सदस्य भारतीय ही जो है वो होंगे। लेकिन संविधान सभा बनेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा भारतीयों को, उसके बाद ही जो है वो संविधान सभा बनेगी। क्यों? क्योंकि देखें इंग्लैंड जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद था, तो इनका ये कहना था कि अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो बिजी हैं, अभी हमारे सारे रिसोर्सेज, मैन पावर, मनी पावर, सब प्रकार के संसाधन चूंकि वॉर में जो है वो लग रहे हैं, तो वॉर की परिस्थितियों में जो है वो संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सकता है। तो आपसे ऐसे यही पूछेगी कि क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया, तो 1942। और बात क्या दोहराई, ये ऊपर वाली दो बातें कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और इवन तक इसमें यह भी कहा क्रिप्स मिशन ने कि सब मेंबर्स इंडियंस होंगे, और इसने तो इलेक्शन का प्रोसेस भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी। और दूसरी इसने बात यही कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही जो है वो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स का ईयर याद रखिएगा। अब देखें इसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती है। 42 के बाद 42 के अंदर ही अगस्त के अंदर हिस्ट्री में पढ़ेंगे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया 8 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक जो है वो मैदान से। फिर ईयर आता है देखें 42 के बाद 43, 44 और 1945। देखिए 1945 के अंदर 8 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त, और ये दो डेट याद रखनी है। हालांकि देखें ये इस दिन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। 6 अगस्त को जो है वो देखें अमेरिका क्या करता है कि यूएसए क्या करता है, जापान के अंदर एक जगह है हिरोशिमा, और 9 अगस्त को जो है वो यूएसए नागासाकी, जापान के ये दो शहर हैं हिरोशिमा, नागासाकी, ठीक है, जापान के हैं ये। 6 अगस्त को अमेरिका हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा देता है, और 9 अगस्त को यूएसए नागासाकी के ऊपर जो है वो परमाणु बम, न्यूक्लियर अटैक जो है वो करता है। देखें न्यूक्लियर अटैक, देखें इस धरती के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर अटैक, जो एटम जो होता है, न्यूक्लियर फिजन जो होता है इसके अंदर, वो एक बार ही न्यूक्लियर का जो है वो यूज़ किया गया है, और वो किया गया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और देखिए जैसे ही 9 अगस्त को यूएसए के द्वारा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, परमाणु बम गिराया जाता है, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाता है। और एक बमों के नाम भी याद रखिएगा। देखें हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय, कोड नेम है। देखें कई बार एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, देखें एसएससी के द्वारा ये डेट भी पूछी जाती है 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और बमों के कोड नेम भी जो है वो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये वो दो बम थे, उनके कोड नेम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो ड्रॉप किए गए थे। और देखें
जैसे ही ये बॉम्ब ड्रॉप होते हैं, इसी के साथ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो क्या होता है, वो समाप्त होता है। और देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने का एक परिणाम ये हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया के अंदर देखें पहली बार एक इंटरनेशनल संस्था बनी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना जिसका नाम था यूएनओ। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं देखें संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, हालांकि इससे पहले एक संस्था बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, पर लीग ऑफ नेशंस देखिए सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया, वो डिसबैंड हो जाता है, वो ख़त्म जो है वो हो जाता है। और पहली बार जो एक सफल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है, एक इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी ने नाम जो है वो सुना होगा। तो 24 अक्टूबर 1945 को देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को बॉम्ब ड्रॉप किए, उसके बाद अगला महीना सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर में तारीख 24, इस दिन यूएन जो है वो बनता है, पहली बार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है। यूएन के देखें वैसे तो बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे उद्देश्य और लक्ष्य हैं, लेकिन यूएन जो है वो देखें तात्कालिक तौर पर जो इमीडिएट जो उस समय वो बातें कहता है, वो 2 बातें जो है वो करता है यूएन। यूएन ये कहता है कि देखें सबसे पहली बात तो दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश करनी है क्या, शांति, कि विश्व में शांति की स्थापना की जाए। क्योंकि देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो मारे जा चुके थे, और यूएन का ये था कि दुनिया के अंदर सब प्रकार की वॉर को जो है वो ख़त्म किया जाए, सब प्रकार की जंगों को जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो है वो पीस को एस्टेब्लिश किया जाए, शांति को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। दूसरी बात देखें, यूएन ये कहता है कि दुनिया से इंपीरियलिज्म, अब देखें ये यूएन जो कह रहा है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, इसको कहते हैं हिंदी में साम्राज्यवाद, और इसको कहते हैं उपनिवेशवाद। देखिए, यूएन ये कहता है कि इस दुनिया से कॉलोनियलिज्म और जो है वो इंपीरियलिज्म को पूरी तरीके से जो है वो क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। क्योंकि देखें इसी के कारण जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो रिजल्ट आते हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है वो रीज़न बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे उसी के कारण जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो होता है। तो मूल जड़ के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण है वो है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। अब देखें, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का एकदम सरल भाषा में अगर अपन अंतर मतलब समझें तो देखें, कॉलोनियलिज्म का अगला चरण होता है इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद का अगला चरण होता है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है देखें कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो करती है, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर आर्थिक नियंत्रण करता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे एक कंट्री है वो बी के ऊपर जो है वो क्या करेगी, इकोनॉमिक कंट्रोल, कि भाई जैसे पहले अगर इसको अपन एग्जांपल से समझें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आई, शुरुआत में जो है वो ये यूरोपियंस इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेड करने के लिए आए थे, भारत के अंदर जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे, चाहे वो डच आए हों, चाहे पोर्चुगीज़ आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए हों, चाहे ब्रिटिशर्स आए हों। और आगे जाकर के इन अंग्रेज़ों ने क्या किया देखें, इंडिया की पूरी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के संसाधन, हमारे रिसोर्सेज, हमारी लैंड, हमारी खेतीबाड़ी, हर सेक्टर में जो इकोनॉमी के थे उसके ऊपर जो है वो अंग्रेज़ों का जो है वो नियंत्रण था। तो उस स्थिति को कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का देखें अगला चरण होता है साम्राज्यवाद, कि इकोनॉमिक कंट्रोल के साथ साथ जब सोशल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल, इसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो जब आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक और जो है वो राजनीतिक नियंत्रण भी अगर कोई देश के ऊपर किया जाता है, कोई एक देश के द्वारा, तो उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। तो देखिए, उपनिवेशवाद का जो है वो अगला चरण होता है साम्राज्यवाद, कि पहले होगा इकोनॉमिक कंट्रोल जिसको अपन कॉलोनियलिज्म जो है वो कहते हैं, और जब इकोनॉमिक कंट्रोल से आगे बढ़ करके सोशल कंट्रोल और जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल किया जाएगा,
तो उसको जो है वो कहा जाता है साम्राज्यवाद। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में किया कि पहले इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल किया, भारत के तमाम संसाधन, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल किया, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो किया। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है वो उन्होंने सोशल कंट्रोल किया, हमारे लिए नियम बनाने जो है वो शुरू किए। उन्होंने हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर, हमारे शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में इंटरफियर किया। उन्होंने हमारे लिए लॉ बनाने जो है वो शुरू किए। उन्होंने इंडिया के अंदर जुडिशरी एस्टेब्लिश की, गवर्नर जनरल्स जो है वो अपॉइंट किए। तो आगे जाकर के अंग्रेज़ों ने भारत की जो है वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण किया। तो इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। तो देखिए, विकसित देशों के बीच में जो है वो ये एक होड़ मची हुई थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो ये कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कितने उपनिवेश को या साम्राज्यवादी जो है वो देशों, मतलब साम्राज्यवादी जो है वो देशों को अपने नियंत्रण में जो है वो रखता है, कि कौन कितने देशों को गुलाम बना करके जो है वो रखता है, किसके कितने जो है वो उपनिवेश है, किसकी कितनी कॉलोनीज जो है वो है। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसका नतीजा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यूएन ये कहता है कि दुनिया से ये सब सिस्टम क्या करें, ख़त्म करें, कि अब दुनिया के अंदर इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर कंट्री को इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार है। कोई डेवलप्ड कंट्री किसी और देश के अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यूएन ये कह रहा है कि अब हर देश को आज़ाद रहने का अधिकार है, हर देश को अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का अधिकार है। कोई देश किसी और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो कंट्री विल इंटरफेयर इन एनी कंट्री इन देयर इंटरनल मैटर्स, कि आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी जो है वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये बात जब यूएन ने कही तो अब इंग्लैंड के ऊपर जो है वो ये प्रेशर था कि देखें वो भारत को जो है वो क्या करे, आज़ाद जो है वो करे। और यही किया। देखें, इंग्लैंड ने 24 अक्टूबर को यूएन बन गया, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन। और इसके बाद देखें, लगभग 5 महीने के बाद मार्च 1946 में इंग्लैंड की सरकार ने भारत भेजा कैबिनेट मिशन, इंडिया भेजा कैबिनेट। देखिए, बहुत पूछा जाता है एसएससी के द्वारा ये कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। देखिए, तो एसएससी आपसे सीधा पूछेगी कि व्हेन कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इन मार्च 1946 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। तो आपको ये मार्च 1946 मंथ और ईयर जो है वो याद रखना है। आपसे फिर एसएससी ये पूछेगी कि देखें कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर्स थे, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कैबिनेट मिशन। तो देखें, यह 3 सदस्य मिशन था। तो इट वाज 3 मेंबर मिशन। तो याद रखिएगा, देखें सीजीएल में ये प्रश्न पूछा भी है कि कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर्स थे। ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5। तो 3 जो है वो टिक करना था। और 3 मेंबर्स कौन थे देखें, तो उनके नाम भी याद रखने। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। दूसरा नाम याद रखिएगा, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। और तीसरा नाम याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखें, ये 42 में जो क्रिप्स आया है ये मेंबर है कैबिनेट मिशन का, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। तो देखें, ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के, एवी अलेक्जेंडर, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स वही है जो 1942 में क्रिप्स मिशन के तौर पर जो है वो इंडिया आया था। और देखें, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की सरकार ने इस कैबिनेट मिशन को जो भारत भेजा है, ठीक है, 1946 के अंदर, तो इस कैबिनेट मिशन का देखें मूल पर्पस, कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य था वो था भारत के अंदर फॉर्मेशन करना किसका, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का।
तो देखें, याद रखिएगा, ये कैबिनेट मिशन का जो है वो मेजर पर्पस, जो मूल उद्देश्य है, वो भारत में जो है वो संविधान सभा का जो है वो गठन करना है। और जब ये मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, तो इस कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पर ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिशंस और द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। और देखें, सितंबर 1946 में किसका गठन किया जाता है? संविधान सभा का। देखें, आपसे एसएससी जो है वो सीधा पूछेगी कि बताइए संविधान सभा का जो है वो गठन कब किया गया? तो सितंबर 1946 के अंदर। तो कैबिनेट मिशन जो है वो आया है, देखें कब? मार्च 1946 के अंदर। और देखें, कैबिनेट मिशन मार्च में आता है और संविधान सभा का जो बनने का प्रोसेस है वो लगभग जुलाई से जो है वो शुरू होता है, और इसको बनने में लगभग 2-2.5 महीने का समय जो है वो लगता है। और सितंबर आते आते जो है वो संविधान सभा बन करके तैयार होती है। और ये संविधान सभा के अंदर सभी सदस्य भारतीय होते हैं। इसके अभी सदस्य अपन लिखेंगे। और ये संविधान सभा फॉर्मेशन करेगी, निर्माण करेगी भारत के संविधान का। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन जो है वो बनता है कि आप इंडिया जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा दें, उसमें सारे मेंबर इंडियंस होंगे और वो लोग अपना संविधान बना लेंगे, और हम जो है वो इंडिया से निकल जाएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से निकल जाएंगे। ये कैबिनेट मिशन का पर्पस था। अब सितंबर 1946 में संविधान सभा बन करके तैयार हुई। अब संविधान सभा के अंदर देखें, जो सदस्य थे, खूब पूछा जाता है ये भी प्रश्न, यहाँ से सीधे प्रश्न लगते हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे? देखें, याद रखना है 389। सीधा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में जो सितंबर 1946 में बनी थी, उसमें टोटल मेंबर्स कितने? 389। अब देखें, ये 389 मेंबर्स सभी भारतीय हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति जो है वो विदेशी नहीं है, ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं है। अब देखें, इन 389 मेंबर्स में से अपन को ये समझना है कि देखें ये मेंबर्स आए कहाँ से। तो देखें, 292 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 292 मेंबर्स जो है वो सीधे सीधे जो है वो आते हैं कहाँ से? ये आते हैं साहब प्रांतों से। प्रांतों से मतलब फ्रॉम स्टेट्स। और देखें, उस समय टोटल स्टेट्स की जो है वो संख्या कितनी थी? 11 स्टेट्स। तो आपसे ऐसे सीधा पूछेगी कि बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 स्टेट्स से जो है वो कितने मेंबर थे? तो 11 स्टेट्स से जो है वो 292 मेंबर्स थे। हाँ, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम मेंबर, सर्वाधिक सदस्य किस स्टेट से थे, मैक्सिमम मेंबर्स किससे, कहाँ से थे? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, यहाँ से कितने मेंबर थे? 55 सदस्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? जॉइंट स्टेट। अपने को देखें, पूरी लिस्ट याद नहीं रखनी है कि 11 स्टेट से जो है वो कितने मेंबर थे, कोई नहीं पूछता है। आप इतना याद रखिएगा, 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स तो जो है वो आपके प्रांतों से है, स्टेट से जो है वो है, और 11 स्टेट्स हैं टोटल। और मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो संयुक्त प्रांत है। देखिए, संयुक्त प्रांत का मतलब है आज का उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिख देते हैं, आज के उत्तर प्रदेश को ही उस जमाने में जो है वो क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। और यहाँ से थे 55 सदस्य। 4 सदस्य जो है वो देखें आए 4 कमिश्नरेट से। कमिश्नरेट, कमिश्नरेट। और 4 कमिश्नरेट देखें कौन से थे? एक तो था दिल्ली, ठीक है, एक था कुर्ग। देखिए, कुर्ग आज की तारीख में कर्नाटक में पड़ता है। दिल्ली, दिल्ली है ही है भारत की राजधानी। एक अजमेर, अजमेर आप सबको पता ही है, राजस्थान। और एक बलोचिस्तान। बलोचिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, जिसकी कैपिटल क्वेटा है। तो देखें, ये 4 कमिश्नर। देखें, कमिश्नरेट मतलब वो इलाका जो सीधा सीधा गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के नियंत्रण में है, जो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय कंट्रोल करते हैं जिस इलाके को। जैसा यूनियन टेरिटरीज होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं, तो उस ज़माने में यूटी की तरह हुआ करते थे कमिश्नरेट। तो 4 कमिश्नरेट थे, तो 4 सदस्य गए। एक मेंबर दिल्ली से, कुर्ग,
जो कि कर्नाटक में जो है वो पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, और अजमेर जो कि आज जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो पड़ता है। और पीछे बच गए देखें 93 मेंबर्स। तो 93 सदस्य आए देखें रियासतों से, रियासतों से। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। कि उस समय जो भारत के अंदर रियासतें थी, तो सब रियासतों से मिलाकर के जो है वो मेंबर्स आए कितने? 93 मेंबर। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम मेंबर किस रियासत से थे, तो सर्वाधिक सदस्य थे, आप याद रखिएगा, मैसूर प्रिंसली स्टेट, मैसूर। मैसूर आज की तारीख में कर्नाटक में पड़ता है। और मैसूर रियासत से टोटल गए थे 7 मेंबर। जैसे मारवाड़ रियासत से जो है वो 2 मेंबर गए थे, ठीक है, जयनारायण व्यास जी गए थे, और CS वेंकटाचार्य साहब जो है वो गए थे मारवाड़ रियासत से। हालांकि अपन को देखें सब ये याद नहीं रखना है कि जयपुर रियासत से कितने थे, उदयपुर रियासत से कितने थे, भोपाल से कितने थे, ठीक है। अपन को ये याद रखना है कि टोटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रियासतों से मेंबर थे 93, और सर्वाधिक सदस्य जो है वो गए थे वो मैसूर प्रिंसली स्टेट से जो है वो गए थे, जो कि आज कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, वहाँ से 7 सदस्य गए थे। और देखें ये जो 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, ये कि किस स्टेट से कितने मेंबर होंगे, किस प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर होंगे, देखिए ये सब तय हो रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के जो है वो आधार पर, कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी अनुपात में, उसी रेशियो के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अपन को वो फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना है, आप तो केवल ये मेंबर्स याद रखें। तो इन इलाकों से मेंबर्स आते हैं, और ऐसे करके संविधान सभा बन के तैयार हो जाती है सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अब देखें इसके आगे जो है वो संविधान सभा की बैठकें होगी, और दिसंबर के अंदर संविधान सभा की जो है वो बैठक होगी, तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।